लीडरशिप में गलती हो रही है कहीं कांग्रेस के अंदर, इंटरनल डिफरेंसेस ज़्यादा है, बट देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर इनटू पार्टी फ्रॉम लास्ट 30-35-40 ईयर्स जिनने पार्टी को बड़ा करा है। ऐसे लोग अगर छोड़ते हैं तो लीडर सही नहीं है या आपके इंटरनल मैटर्स जो है वो सही नहीं है, और या आपके सामने जो है वो इतने अच्छे हैं भाई, आप उद्योगपति हो इसलिए आप खराब हो, इसलिए आप कुछ खराब कर रहे आए हो। कि इंडिया में अगर हमको ये अमृतकाल की जो बात कर रहे हैं, इसमें वेल्थ क्रिएट्स वेल्थ। वो मेरे मित्र यहाँ पे जो दिल्ली में गौतम गंभीर, तो उनसे बात हो रही थी, तो उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन्होंने ये चालू किया था कि फ्री में 400 लोगों का खाना, लंच हर दिन, ऐसे उन्होंने 2 सेंटर खोले थे। रिलायंस परिवार के लिए किया, 1 लाख लोग थे उधर, और उनके लिए आज वो रिलायंस अगर नहीं होती तो वो 1 लाख लोग क्या कर रहे होते? वो 1 लाख लोग क्या कहीं और जाके नौकरी करते? आज का एपिसोड उन लोगों के लिए है जो बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं और साथ में पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट रखते हैं, जो सोचते हैं कि पॉलिटिक्स से दे कैन गिव बैक टू द सोसाइटी। आज का एपिसोड उनके लिए भी है जो बिजनेस में है पर सोचते हैं कि अगर आप बिजनेस में हो तो आपको पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। आज का एपिसोड उनके लिए भी है जो जॉब कर रहे हैं पर बिजनेस करने की इच्छा रखते हैं। सो टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट, मिस्टर रिजू झुंझुनवाला, जो LNG ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर है। LNG ग्रुप, जिनको नहीं पता, एक डाइवर्सिफाइड ग्रुप है जिसको स्टार्ट किया गया था श्री LN झुंझुनवाला सर 1960s में, एंड इनकी 8 कंपनीज में से 5 कंपनीज BSE लिस्टेड भी है। दे हैव अ टर्नओवर ऑफ 10,000 करोड़। सो लेट्स मीट मिस्टर रिजू झुंझुनवाला जी। आज के एपिसोड के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इंडिया में हर घर में फैशन और क्लोथिंग के बारे में बात होती है, बट सब एंड प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। पीछे का प्रोसेस बहुत कम लोगों को पता होगा। एज आई कम फ्रॉम अ टेक्सटाइल सिटी, और मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो टेक्सटाइल्स में हैं, तो मैं उनसे काफ़ी कुछ सीखता रहता हूँ। एंड नाउ वी आर वेंचरिंग इनटू सीमलेस टेक्निकल टेक्सटाइल्स। सो आप बताइए कि आपकी कंपनी क्या करती है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सौरभ, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। अब आपने पूछा जैसे कि भीलवाड़ा के बारे में कि टेक्सटाइल सिटी है, तो एक चीज़ तो मैं काफ़ी गर्व से कह सकता हूँ पहले कि जो पहली यूनिट लगी थी भीलवाड़ा में, वो मेरे दादाजी ने वहाँ पे लगाई थी। और ये एक स्पिनिंग यूनिट थी उधर। वो तो अब सिटी के बीच में आ गई थी तो लैंड उसमें बेच दिया था हमने, लेकिन अभी भी वहाँ पे हमारा बहुत ऑपरेशंस है। तो हमारे टेक्सटाइल के ऑपरेशंस में वी आर डूइंग यार्न से लेके, पहला हम बनाते हैं फाइबर। हम अपना फाइबर बनाते हैं, जो आप रिसाइकल्ड पॉलिएस्टर फाइबर जो है, जो आपकी पेप्सी की बॉटल्स या जो भी पेट बॉटल्स को कलेक्ट करके उसको रिसाइकल करके और उससे आप धागा बनाते हो। पहले फाइबर बनाते हो, उसके बाद धागा बनाते हो, और उसी से कपड़ा भी बनता है। और भीलवाड़ा में उसमें बहुत कपड़ा बन रहा है। तो वी आर इनटू ऑल 3 बिजनेसेस। वी आर इनटू द रिसाइकल फाइबर बिजनेस, यार्न बिजनेस। यार्न में भी हम एक ही कंपनी होंगे शायद इंडिया में जो सारे तरह के यार्न बनाते हैं। कॉटन यार्न हो गया, PV यार्न हो गया, कॉटन PC यार्न हो गया, तो डिफरेंट काइंड ऑफ यार्न्स, दैट ऑल वी आर मेकिंग। देन हमारा राजस्थान में बांसवाड़ा में डेनिम का बहुत बड़ा ऑपरेशन है। करीब 27 लाख मीटर डेनिम हम हर महीने बनाते हैं। इसमें से करीब 5 लाख मीटर एक्सपोर्ट होता है और करीब 22 लाख मीटर इंडियन मार्केट में जाता है। और उसमें भी बैकवर्ड इंटीग्रेशन है पूरा हमारा स्पिनिंग का। तो अभी तो RSWM एज अ कंपनी हमारा यही है। अभी रिसेंटली हमने एक एक्विजिशन किया है दिल्ली के पास, गिन्नी फिलामेंट करके एक कंपनी थी। वो स्पिनिंग और आपका ये जो T-शर्ट जैसे मैंने और आपने पहनी हुई है ना, वोवन निटेड फैब्रिक, उनका काफ़ी अच्छा ऑपरेशन है उसमें। तो वो हमने अभी अक्वायर किया है पिछले महीने ही, तो उसको भी RSWM से कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं वो देख रहे हैं। So basically it's a composite group, we can say. But you can say that it is a composite, लेकिन without any brand. Without any brand. Yeah. So why without any brand? अभी तक क्यों नहीं ब्रांड सोचा? So देखिए, हमारा ब्रांड, एक ब्रांड बनाने के लिए एक अलग टाइप की मानसिकता चाहिए होती है। पहले हमारे पास था मयूर सूटिंग करके एक ब्रांड, वो हमने डॉनियर सूटिंग को बेच दिया। अब ब्रांडिंग में आपको पहले पैसा खर्च करना पड़ता है, मतलब 5 साल के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है ब्रांड में।
तो वी एज अ ग्रुप आई थिंक हम कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव रहे हैं कि फैक्ट्री में हमें कहीं पे इन्वेस्ट करना हो तो उसमें हम बहुत खुल के इन्वेस्ट करते हैं, राइट टेक्नोलॉजी, बेस्ट टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग। लेकिन वही पैसा अगर ब्रांड में इन्वेस्ट करना हो तो उसमें थोड़ा हम एक झिझक बोल दीजिए या एक सक्सेसफुल नहीं रहे। तो ब्रांड में मेरा ये मानना है कि इधर तो यू गो ऑल आउट, कि आपने एकदम डिसाइड कर लिया है कि आपको एक नया ब्रांड बनाना है वर्ल्ड क्लास, तो आपके एकदम करोड़ों रुपए लगेंगे उसमें। और या फिर आप जैसे हम कर रहे हैं RSWM में, बैकवर्ड इंटीग्रेशन में आप लगे रहो और वहां पे बेस्ट टेक्नोलॉजी एट द लोएस्ट कॉस्ट में आप मैन्युफैक्चर करो। मैं इसमें इंटरप्ट करूंगा सर। आप अभी बोले कि हम सक्सेसफुल नहीं रहे, आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया आई थिंक कोई भी ब्रांड बिल्डिंग। रेडीमेड गारमेंट्स की अगर बात करें, मयूर था, बट मयूर वाज मोर ऑफ अ फैब्रिक ब्रांड। और फैब्रिक ब्रांड आज के दिन आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, दुनिया में बहुत कम लोग होते होंगे जो फैब्रिक जाके दो खरीद के और उसका सूट बनवाते होंगे। आजकल पोस्ट कोविड वी आर आल्सो सीइंग कि यू नो कैजुअल्स का जमाना और आ गया है। ऑफिस में भी सारे लोग कैजुअल पहन के जाना चाहते हैं। नो वन, मतलब बहुत कम लोग हैं जो पहले की तरह सूट और टाई पहन के जाना चाहते हैं। तो इसमें हमने, यू आर राइट, हमने अभी कोई पहल नहीं करी है इसमें कोई ब्रांड बनाने की। आगे अभी 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 कोई पेपर में भी कोई ऐसा प्लान नहीं है कि ब्रांड बनाए। ऐसा बोलते हैं कि आने वाले 10 सालों में अगर आप सपोज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भी हो, आप मैन्युफैक्चरिंग बहुत सालों से कर रहे हो, आपको मार्केट में सर्वाइव करना है या अपनी ब्रांड को ऊपर ले जाना है, देन यू हैव टू कम अप विद योर ब्रांड। सो मैनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स दे आर फोकसिंग ऑन बिल्डिंग अ ब्रांड, बहुत सारी है, बट आई गॉट योर पॉइंट। मतलब मेरा ये मानना है कि या तो आपका एक ब्रांड हो, और ब्रांड नहीं भी हो तो आपकी जो भी फैक्ट्री है, चाहे बड़ी फैक्ट्री हो या छोटी फैक्ट्री हो, इट हैज टू बी द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द लोएस्ट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। आने वाले 10 साल में आप तभी बच पाओगे, नहीं तो ये छोटी कंपनियां ऐसे नहीं सर्वाइव कर सकेंगी इफ यू आर नॉट कॉस्ट कॉम्पिटिटिव। करेक्ट। सो और अगर आप ब्रांड बनाने चाह रहे हो, देन यू डोंट नीड अ मैन्युफैक्चरिंग सेटअप। या देन यू कैन बाय फ्रॉम अदर्स। ये बहुत अच्छा एक स्ट्रेटेजी रहती है ब्रांड वालों की कि भाई आप बाहर से ले लो। हाँ। लेकिन उसमें भी आपको नहीं भूलना चाहिए कि भाई हर 10 आदमी जो ब्रांड बनाने की कोशिश करते हैं, पेपर पे बहुत सिंपल लगता है वो, लेकिन मेरे ख्याल से 3 या 4 सक्सीड करते होंगे उसमें भी। पिछले 3 साल में जब से स्टार्टअप इंडिया आया है, कितने ब्रांड्स डेली बनते हैं, कितने ब्रांड्स डेली बंद भी होते हैं, राइट, इन टर्म्स ऑफ टेक्सटाइल बेसिकली। करेक्ट कि बहुत सारे नए नए ब्रांड्स आ रहे हैं, sure. और बहुत सारे ब्रांड्स सक्सेसफुल भी हो रहे हैं 2-3 सालों में। एब्सोल्युटली करेक्ट। दे आर डूइंग 200 करोड़ 300 करोड़ टर्नओवर। तो जब तक ऐसे ब्रांड ज्यादा इंडिया में नहीं आएंगे तब तक हमारी जैसे कंपनियों के लिए वो बहुत खतरे की बात है, क्योंकि आप एक्सपोर्ट पे रिलाई करते हो और आप दूसरे इंडियन ब्रांड्स पे नहीं, आप बाहर के ब्रांड्स पे रिलाई करते हो। तो इंडिया में जब ऐसे जैसे ब्रांड्स आएंगे, चाहे वो किसी भी चीज के ब्रांड्स हो, टुडे वी आर सीइंग लाइक फॉर एग्जांपल द अंडरवेयर सेगमेंट, कितने बड़े बड़े ब्रांड्स हो गए एंड द कंपनीज हैव बिकम रियली बिग। पहले सिर्फ बाहर की कंपनियां होती थी, अब आप देख लो रूपा, टीटी, लक्स, ऐसे मतलब हम एज RSWM वी आर सप्लाइंग टू ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम गुड क्वालिटी यार्न जो उनको चाहिए। But can we produce a brand on our own today? Today, if you ask me, the answer is no. Tomorrow, will we do it? मुझे नहीं पता। ब्रांड की बात कर रहे हैं तो इंडिया में कुछ हाई एथनिक ब्रांड्स को हम साइड में रखें और हम फैशन ब्रांड की बात करें। कोई भी इंडियन ब्रांड अभी तक इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट नहीं कर पाई है फैशन ब्रांड्स में, करेक्ट। और अभी भी दिख नहीं रहा है कि जैसे Zara, H&M ब्रांड्स जो ऑल ओवर वर्ल्ड में है, बट इंडियन ब्रांड कोई भी कॉम्पीट नहीं कर पाया। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन आई मीन जो जैसे मैंने कहा कि भाई इंडिया में ही आपको अगर ब्रांड बनाना हो तो कम से कम 15 से 20 करोड़ रुपए आपको हर साल खर्चने होंगे इन टर्म्स ऑफ पैन इंडिया ब्रांड बिल्डिंग। और इंडिया के बाहर जाके अगर आपको ब्रांड बनाना है, चाहे इंडियन एथनिक वेयर का ब्रांड हो, चाहे फैशन ब्रांड हो, चाहे किसी भी टाइप का ब्रांड हो, मेरे ख्याल से आई मीन नन ऑफ द कंपनीज हैव रियली सक्सीडेड। बट मेरे को जो लगता है कि होम टेक्सटाइल जैसे एक सेक्टर है, उसमें जैसे जो कंपनियां हैं आपकी वेलस्पन, ट्राइडेंट, ये सारे ये लोग अब आगे बढ़ रहे हैं ब्रांड बिल्डिंग में ग्लोबली कि भाई US में एक शोरूम खोलना,
दुबई में शोरूम खोलना, तो ये एक बहुत अच्छी स्टार्ट है फॉर इंडिया, फॉर इफ सच कंपनीज ओपन देयर शोरूम्स एंड देयर ब्रांड्स इन दीज कंट्रीज. अभी तक क्या हो रहा था, होम टेक्सटाइल में सारी ये कंपनियां, जितनी होम टेक्सटाइल की कंपनियां, they were supplying to companies like Walmart, all the other Zara वारा, ये इनको दे देते. अब ये लोग खुद जाके, because इनके खुद जाके they are trying to do that. So if they do that, it is good for companies like us because we will supply more yarn to them. This will be opportunity for Indian brands as well. Yes, definitely. Definitely. But in future आपको फैशन में कोई ब्रांड दिखता है इंडिया? फैशन में अभी तो कोई ब्रांड दिखता नहीं है इंडिया में. मतलब जो इंडिया में जैसे आपने देखा एथनिक वेयर के लिए मान्यवर के जो ब्रांड है, दे हैव बिकम वेरी सक्सेसफुल. लुक एंड सीइंग देम, आई थिंक 2-3 more brands have started on similar lines which can be successful because Indian marriage market is limitless. It's absolutely limitless. So you know such brands can really perform well. बट फैशन में अब जैसे इंडिया में सेम दाम पे आपको ज़ारा भी अवेलेबल है और कोई इंडियन ब्रांड भी अवेलेबल है, तो कस्टमर नेचुरली गोज टुवर्ड्स द मोर इंटरनेशनल ब्रांड्स. सो इंडियन ब्रांड्स के कम्पीट के लिए बहुत सारे नए नए ब्रांड्स आ रहे हैं जो ज़ारा मॉडल पे या H&M मॉडल पे हम कह सकते हैं, राइट, बट वो इंडिया तक के लिए ही है. करेक्ट, अगेन करेक्ट, इंटरनेशनल मार्केट में वो नहीं दिखते हैं. राइट. एज वी आर टॉकिंग अबाउट एथनिक्स में मार्जिन्स आर वेरी गुड, राइट, करेक्ट, राइट. और इसमें अभी भी अपॉर्चुनिटी है. अभी भी अपॉर्चुनिटी है बिकॉज लाइक आई सेड कि इंडियन वेडिंग मार्केट उस दिन कोई फिगर बता रहा था तो 4 लाख करोड़ पर ईयर. आई थिंक आफ्टर द रीसेंट मैरिज दैट नंबर माइट हैव गॉन अप बाय multifolds. That was one wedding where whole of India was invited. Whole of India was watching that. Not India, international. Whole of India was watching that wedding. So you know, looking at that, you get that confidence also that you know the Indian market for wedding is unlimited because people want to spend money, people want to enjoy that. और ये मैं मजाक में नहीं कह रहा हूँ, मतलब एक एस्पिरेशन वैल्यू होती है सबकी. एस्पिरेशन और इसमें इमोशंस अटैच्ड ज्यादा. करेक्ट, करेक्ट. और जहाँ इमोशंस अटैच्ड हो जाते हैं वहाँ पे देयर इज नो लिमिट. एब्सोल्युटली. करेक्ट. So the Indian fashion brands, especially for the ethnic wear, can do very well. Okay. Tier 2, Tier 3 cities में they can do extremely well because you know in the top 5% weddings you are seeing the bigger the designers getting much bigger. Correct. You know earlier the designers were much smaller. Now the designers are getting into proper businesses. Correct. आपने देखा होगा रिलायंस ने जैसे मनीष मल्होत्रा ब्रांड में स्टेक खरीद लिया है. आदित्य बिरला ग्रुप ने भी 1-2 डिजाइनर्स में अपना स्टेक खरीद लिया है. सो दे आर लिटरली बेटिंग ऑन वन पर्सन एंड दैट पर्टिकुलर ब्रांड. सो आने वाले टाइम में आई थिंक दिस शुड बी अ गुड thing for the Indian segment. As far as we are concerned, we've taken quite a conscious decision that at least for the next few years, our focus is on cost reduction, capacity enhancement, and you know, going more back end. Okay. Instead of front end. Okay. So backhand, as you're saying, so backward integration. Backward integration, like I said, recycled polyester fiber. So how to add capacity in that. और आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपको रिसाइकल्ड फाइबर भी यूज करना पड़ेगा. बिल्कुल, करेक्ट. बिल्कुल, बिल्कुल. बिकॉज यू आर डीलिंग विद big international brands. बिल्कुल. And they have a policy. So I'll give you a good example. It was this where we met actually at the textile exhibition. So my office guys made me meet the head of buying for a very big global brand. I won't take the name, but very, very big global brand. And we've been talking to them for the last 2 years to sell our fabric, the knitted fabric that the plant that we've put up, that to them. And they absolutely love the fabric, but they've been able to, and denim also, but they are not buying from us because उनके कंपनी का पॉलिसी है, इंटरनेशनल पॉलिसी है कि अगर आपने 1 ग्राम कोयला भी यूज किया अपने फैक्ट्री में तो आपसे नहीं खरीद सकते हैं. तो हमारे फैक्ट्री में जो बॉयलर लगा हुआ है टू प्रोड्यूस स्टीम, वो दैट इज कोल फायर्ड. तो अब हम जाके उस बॉयलर को चेंज कर रहे हैं to make it more useful to use husk or other sugar cane husk and all those things, so that these brands start buying from us. तो मेरा कहने का बस यही मतलब है कि you know 5 साल 6 साल पहले तक जो एक फैशन होता था कि भाई हमारा we are very good in sustainability, we are very good in this, we are doing that,
वो हकीकत है आज के दिन, वो नेसेसिटी बन चुकी है। मैं 2015 या 16 में आइकिया से मिलने गया था एज अ ब्रांड. They told us very clearly that in the next 10 years we will stop buying polyester fiber, मतलब virgin polyester fiber, and we will only shift to recycled. They've already done that. So Zara को जो भी हमारा माल जाता है वो recycled polyester fiber का जाता है. So ऐसे बड़े बड़े companies they are taking these steps. And एक तरह से अच्छा है इंडिया के लिए if these big companies coming from US, coming from Europe are forcing companies like us to take these steps कि इन्वायरमेंट की तरफ आप ये स्टेप लो, तो एक तरह से बहुत अच्छी बात है, बिकॉज सारे कंपनियों को अगले 5 साल में जाके करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा. बट डोंट यू थिंक कि इससे जो छोटी कंपनीज हैं वो फिनिश्ड हो जाएगी, वाइप्ड आउट हो जाएगी? दे वाइप्ड आउट नहीं होगी. जैसे अभी गवर्नमेंट इज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग लाइक पीएम मित्रा पार्क. अब पीएम मित्रा पार्क में जितनी है ZLD फैसिलिटी, वाटर जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, ETP डिस्चार्ज, एवरीथिंग, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मेक इट ऑल कॉमन. कि भाई उस पार्क में कोई छोटी कंपनी आना चाहे तो आप एज अ फैसिलिटी गवर्नमेंट को ये पैसा देके वो यूज कर सकते हो. बड़ी कंपनियां तो अपना लगाएंगी, तो उनके लिए अच्छा है. तो बट छोटी कंपनी कैसे compete कर सके in this entire scale. I think it is very important that these kind of steps that the government is taking, इसको आगे बढ़ाया जाए. Okay. So RSWM एक इंडिया टू वर्ल्ड ब्रांड है और आप लोग काफ़ी हाईली एक्सपोर्ट्स भी करते हो. 78 कंट्रीज में शायद आपका एक्सपोर्ट्स होता है. अगर कोई 20 साल का यंग एंटरप्रेन्योर जो कॉलेज पास आउट किया है और बिजनेस ज्वाइन कर रहा है, टेक्सटाइल्स में आना चाहता है, सो वेयर इज द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी? कौन से सेगमेंट में उसको टेक्सटाइल्स में देखना चाहिए? बिकॉज नाउ द मार्केट इज वेरी कॉम्पिटिटिव. करेक्ट. 5 साल 10 साल पहले आपने ये क्वेश्चन पूछा होता तो मैंने बोला होता किसी में भी नहीं. बिकॉज एक तरह से टेक्सटाइल को देखा जाता था 5-10 साल पहले एज अ वेरी लो एंड और डाइंग इंडस्ट्री काइंड ऑफ दिस थिंग. लेकिन अभी जो आजकल जो सिचुएशन बन गई है वर्ल्ड में, दैट China + 1 सिचुएशन, मैं खुद चाइना को कितने बार विजिट करके आया हूँ कि द बिग ब्रांड्स हैव डिसाइडेड आफ्टर कोविड कि हम सिर्फ चाइना से अपना माल नहीं लेंगे, एक और कंट्री से लेना पड़ेगा. Now that country can be Vietnam, that country can be Indonesia, that country can be Thailand, Malaysia, India, whoever is more competitive. So we have a great, और China का 10% means doubling India's total production of textile. So we have a huge potential in textiles today. So I think anyone who is, any entrepreneur or anyone who is wanting to join even as a professional, the टेक्सटाइल फील्ड, देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज. ब्रांडिंग की आपने बात करी, एक लोकल ब्रांड हो, वहां आपको 15 से 20 करोड़ नहीं चाहिए. देयर यू कैन स्टार्ट स्मॉल. You can do things like anything based on sustainability, which can be very, very good. So there are lots of opportunities. I think textiles now, which was seen as a dying industry, is no longer being seen as that. So अभी हमने China + 1 की आप बोल रहे थे बात, राइट? अभी एंटी डंपिंग लग रखा है बहुत सारी चीज़ों में, इसलिए इंडिया को बेनिफिट मिल रहा है. बट इन फ्यूचर कभी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज अगर चेंज हो जाती है, दैट कैन बैकफायर आल्सो, राइट? बट ये सच नहीं है. ये एक्चुअली इफ यू अभी पिछले ही हफ्ते हम सारी कंपनियों ने जाके कंप्लेन किया है कि दिस ईयर हैज बीन द हाईएस्ट इंपोर्ट ऑफ फैब्रिक फ्रॉम चाइना इनटू इंडिया, एंड प्लीज पुट एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन दिस. तो ये खेल जो है ये चलता रहेगा. देखिए मैं 20 साल से 25 साल हो गए मेरे को आज काम ज्वाइन करे. हर साल कुछ ना कुछ ये चलते रहता है कि इस साल विस्कोस पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाओ, इस साल पॉलिएस्टर पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाओ, बिकॉज दीज थिंग्स कीप चेंजिंग. एंड सो दिस विल बी द ग्लोबल सिचुएशन. बट इसको तो हैंडल करना पड़ेगा. ऐसा कुछ है नहीं कि आज के दिन भी बांग्लादेश को अगर आप देखो तो दे एंजॉय फ्री import into EU and USA. India does not. India is now signing FTA with UK etc. and all of that. तो अभी हम काफी चीजें हैं जो हमारे फेवर में जा सकती हैं, और नेगेटिव्स में ज्यादा कुछ है नहीं मेरे ख्याल से. इंडिया इज क्वाइट, वी आर द नंबर 1 प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड नाउ. सिंथेटिक फाइबर में हमारे जो कंपनी है जैसे रिलायंस इज ऑलमोस्ट
doubling their capacity every few years. So synthetic fiber की problem नहीं है. Viscose we have enough viscose जो ग्रासिम से आता है. So इंडिया में as a ecosystem आज के दिन जो है टेक्सटाइल एक बहुत अच्छे पड़ाव पे आई थिंक खड़ा हुआ है. और आने वाले 5 से 10 सालों में फ्यूचर और ब्राइट है. डेफिनेटली बहुत ब्राइट है. डेफिनेटली बहुत ब्राइट है. सबके लिए ब्राइट है. आपकी स्ट्रैटेजी आपको खुद चूज करनी पड़ेगी. आप ब्रांडिंग में जाना चाहते हो, आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन में जाना चाहते हो, आप किस स्फीयर में जाना चाहते हो, उसको देखते हुए आपकी स्ट्रैटेजी आप बनाओ और उस हिसाब से आप ग्रो करो. मेजरली कंपनीज आर फॉलोइंग बैकवर्ड इंटीग्रेशन नाउअडेज. जो पुरानी कंपनीज है, जो पुरानी बड़ी कंपनीज है, वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन को ज्यादा फॉलो कर रही है. रीजन क्या है इसका? इसका रीजन है बिकॉज आई मीन ब्रांड बिल्डिंग इज probably a much more difficult and a much more challenging task and a much more risky task. So vice versa, कोई भी यंग एंटरप्रेन्योर आता है वो सबसे पहले ब्रांड बिल्डिंग में घुसता है. वो देखिए इसमें because it is a high risk high return kind of thing, brand building. Correct. So I mean it's very natural for someone to do that. अगर आपके ग्रुप का पोर्टफोलियो देखें तो काफी डाइवर्स है. You are into textiles, you are into graphite electrodes, you are into EV, you are into renewable energy. So आने वाले 10 साल में इन सब में से कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है और आप लोग कहाँ पे एक्सपेंशन प्लान कर रहे हो कि इस सेक्टर में और स्पीड में बढ़ना है आगे? So आपने अभी कहा like you know diverse group है. So I think I would give 100% credit to my grandfather. श्री एलएनजे जिन्होंने टेक्सटाइल के समय में टेक्सटाइल लगाया. जब टेक्सटाइल थोड़ा नीचे जाने लगा, जब सबने टेक्सटाइल लगाई तो कहीं से ढूंढ के लाए वो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड एज अ प्रोडक्ट. जब ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के बाद नेक्स्ट क्या करना है कि एनर्जी प्राइसेस इंडिया में बढ़ रहे हैं तो हाइड्रो पावर में वो उन्होंने आगे बढ़ के काम किया. यही नहीं कि एक दो और चीज़ों में भी उन्होंने काम किया हुआ है. सो व्हाट आई वुड लाइक टू से नाउ इज कि अभी जो सिचुएशन हम है, HEG is a very strong company of ours and HEG is into the graphite electrode space which is used in the steel manufacturing. Steel बनाने के दो तरीके होते हैं, एक blast furnace, एक electric arc furnace. Blast furnace में आपको चाहिए होता है कोयला और iron ore. Electric arc furnace में आपको चाहिए होता है scrap. तो scrap को मेल्ट करने के लिए जो आपको टेम्परेचर चाहिए वो सिर्फ ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के थ्रू पास किया जा सकता है. और वहां इलेक्ट्रिक करंट बना के दैट स्क्रैप गेट्स मेल्टेड देन. सो HEG इज इन अ वेरी सुटेबल पोजीशन फॉर दैट बिकॉज ग्लोबली सारे स्टील में जो एक्सपेंशन हो रहा है वो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में एक्सपेंशन हो रहा है गिवन सस्टेनेबिलिटी एंड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस एटसेट्रा एटसेट्रा. और इंडिया में सिर्फ 2 ही कंपनी है जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बनाती हैं और वर्ल्ड में करीब सिर्फ 6 कंपनियां हैं जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बनाती हैं. तो गिवन द होल सिचुएशन आई थिंक HEG इन द होल स्कीम ऑफ थिंग्स इन आवर ग्रुप इज इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन. हाइड्रो पावर में हमारे पास 2 हाइड्रो पावर प्लांट है 300 मेगावाट टोटल इन हिमाचल प्रदेश. उसमें भी आप गवर्नमेंट हैड गिवन यू 2 टाइप्स ऑफ वेज ऑफ गोइंग अबाउट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कि या तो आपने जितना कैपिटल लगाया उस पर 16% रिटर्न आप ले लो 24 साल के लिए और या फिर आप इसको यू ट्रीट पावर लाइक अ कमोडिटी. जैसे आप यान बेचते हो, जैसे आप ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बेचते हो, वैसे ही आप पावर बेचो. सो वी ऑप्टेड फॉर द सेकेंड रूट which has really helped us because we do these short term this thing. India as a country will always be short of power. Correct. If we are growing at 7%, 8% also, हमारा consumption बढ़ता ही जा रहा है. Consumption of power will keep going up. बीच में ठीक है 1-2 साल आए थे जो जिसमें पावर वाज डिफिकल्ट, जब कोरोना के टाइम पे तब एक्सेस पावर एंड ऑल हो गया था. But the hydro plants are also they will be debt free in some time. So that will also be a good this thing. तो ये तीनों चीज जो है तो ये तो अपने existing businesses की कर ली. आने वाले 10 साल में किस चीज पे हम बेट्स लगा रहे हैं एज ए कंपनी? मैं इसको इंटरप्ट कर रहा हूँ. HEG के बारे में आपने बोला कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स में अभी इंडिया में सिर्फ 2 ही कंपनी है. One is HEG. One is HEG. The other company is a company called Graphite India Limited. So एक तरह से मोनोपोली हो गया कह सकते हैं, मतलब ओलिगोपोली हो गया. I mean, but won't use the word. मोनोपोली यूज नहीं कर सकते, राइट. So दूसरी और कंपनीज अभी तक क्यों नहीं आई? तो एक तो बहुत कैपिटल इंटेंसिव है ये बिजनेस. और इसमें आपने जो पुरानी मशीनरी लगा दी
30 साल 40 साल चलती हैं अच्छा और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, because this is basically made in furnaces and the technology is quite high. okay I mean, to put up a new graphite electrode plant is not easy for anyone. So तीनों entry barriers हैं. So we were the last company in fact in the world. oh, HEG को हो गए 50 साल, 50 साल हो गए but it was the last company in the world to set up a hydroelectric plant. correct ठीक है, कंपनीज ने अपने existing sites में ग्रोथ करी होगी, कोई बंद हुए होंगे, कोई चले होंगे and all of that, but as a company HEG is the last graphite electrode plant in the world and it's been 50 years for that also. अभी आपने कहा था कि आपके ग्रैंडफादर उनने सारे सेटअप करे, राइट? टेक्सटाइल्स में भी 1960s में आ गए थे. हाँ, तब बहुत लिमिटेड कंपनीज थी, आई थिंक रिलायंस वगैरह, वादिया ग्रुप वगैरह, बहुत सारे ये ग्रुप्स थे, करेक्ट? राइट. उस टाइम में इस अपॉर्चुनिटी को कैसे फाइंड किया? क्योंकि जब आप बोले टेक्सटाइल्स में थोड़ा स्लो हुआ तो HEG ग्रेफाइट का देखा. ये अपॉर्चुनिटी जब डाइवर्सिफाई करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा एक एग्जिस्टिंग बिजनेस जो है, मेन बिजनेस ऑटोमेटेड मोड पे आ जाता है, उसके बाद वी प्लान टू डाइवर्सिफाई कि अब इसमें भी इन्वेस्ट कर देते हैं, बट बहुत बार फेल हो जाते हैं. हाँ जी. और उससे हमारा प्राइमरी बिजनेस पे इफेक्ट आता ही है, तो वो डिसीजन गलत हो जाते हैं, करेक्ट होते हैं. बिल्कुल. तो ये अपॉर्चुनिटी और ये डिसीजन आपने 100% बहुत कुछ सीखा होगा. हाँ, बिल्कुल. किस बेसिस पे लिए? So, देखिए यही फर्क है एक रेगुलर एंटरप्रेन्योर में और एक विजनरी एंटरप्रेन्योर में. कि एक विजनरी एंटरप्रेन्योर वो 50 साल आगे की सोचते हैं. आज वो 96 इयर्स के हो गए हैं. आज भी मैं उनसे बात करने जाता हूँ तो वो मेरे से किसी चीज की बात नहीं करते. वो सिर्फ मेरे को नोट भेजते हैं कि ये टेक्नोलॉजी इंडिया में आई है, ये टेक्नोलॉजी इंडिया में आई, तुम लोग क्या कर रहे हो उसके लिए. तो आज भी एट द एज ऑफ 96 ही राइट्स एंड गिव्स टू मी कि भाई दिस टेक्नोलॉजी हैज कम, दैट टेक्नोलॉजी हैज कम, तुम लोग क्या कर रहे हो इस चीज में. उनको कोई इंटरेस्ट नहीं कि आपने क्या पैसा बनाया टेक्सटाइल में, क्या पैसा बनाया इसमें नहीं. कहते नहीं, आगे 30 साल में क्या होने वाला है ये मुझे बताओ. So he's always been that, and obviously I've learnt a lot from him. And ठीक है, मिस्टेक्स भी करी हैं. बिजनेस में करोगे तो मिस्टेक्स भी करी. अगर आप 10 बिजनेस जैसे आपने कहा कि अगर आप 4-5 चीजें करोगे तो शुरू में किसी चीज में मिस्टेक भी हो सकती है, लेकिन ठीक है, मेन चीज है उसमें मिस्टेक से सीखना. वो मिस्टेक से सीखना भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है. बट अभी आने वाले 10 साल के लिए जैसे 2 चीज हमने आइडेंटिफाई करी है. एक तो द होल वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एंड द होल वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स एनर्जी स्टोरेज. आज जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे इंडिया में सोलर और विंड पे फोकस है, लेकिन सोलर और विंड इतना ज्यादा लग गया है इंडिया में कि आप सोलर पावर, फॉर एग्जांपल, वी हैव एक्सीडेड द सोलर पावर जितना गवर्नमेंट का जो एक लिमिट बोल सकते हैं. हाँ, जो गवर्नमेंट का टारगेट था, वी हैव एक्सीडेड. तो आप ये मानो कि जैसे सोलर पावर दिन में चल रहा है तो दिन में इलेक्ट्रिसिटी इट प्रोड्यूसेस, बट रात को इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी इलेक्ट्रिसिटी. सो द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो दिन में प्रोड्यूस होती है सोलर पावर से, विंड पावर से, उसको आपको स्टोर करके रात में रिलीज करनी पड़ेगी. वो स्टोरेज के लिए इट्स अ वेरी टेक्निकल थिंग. I also won't be able to explain to you the exact technicals, but you configure it according to what the requirement of that particular area is, and that is put at the solar farm or the wind farm, और उसमें आपकी excess बिजली आपकी स्टोर होती है और रात को बिजली यूज होती है. ये दुनिया में हर जगह हो रहा है, और इंडिया में भी अब द मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज कम अप विथ ऑल द टेंडर्स. अब जो भी टेंडर्स उनके आ रहे हैं, दैट इज कमिंग आउट विथ दिस थिंग ऑफ 24-hour electricity supply. 24-hour electricity supply can only be done by energy storage. So we have started a company called RE Plus. RE Plus. Okay. So ये Pune based है. Pune based factory है. इसमें all the cells are being imported, and then we make the battery packs and the energy management system, which is the real heart or the core of the system, which will do the technical talking of how much electricity is to be consumed and how much electricity is to be given out. इसमें और भी आगे जाके काम, जैसे
the PM has, honorable PM has come up with this one particular scheme जहाँ पे हर घर के ऊपर छत पे आप अगर सोलर पावर लगाओगे तो आपको सब्सिडी मिलेगी। तो इसमें एक और स्टेप जाना पड़ेगा जो हमने सजेस्ट किया है कि सिर्फ सोलर पावर लगाने से आपको काम नहीं चलेगा, सोलर पावर लगा के उसके साथ एक छोटा बैटरी पैक भी आपको लगाना पड़ेगा कि जगह आपने दिन में किसी घर में आप नहीं हो, आज आप घर पे नहीं हो लेकिन आपकी सोलर पावर वहां पे लगी हुई है, तो दैट सोलर पावर गेट्स स्टोर्ड इनटू योर बैटरी सिस्टम और कल आप वो सोलर बैटरी से आप या तो आप खुद यूज कर सकते हो और यू सेल इट बैक टू द ग्रिड। So a lot of these things are happening. So we are very fortunate that we've got some very good people in this particular company and very good partners in this company, I should say. And the future of this company looks to be very, very bright because ये एक एकदम nascent stage पे है ये। कितनी कंपनीज है जो स्टोरेज कर रही है जैसे आपकी कंपनी RE Plus? 3-4 कंपनियां हैं, but we believe, I mean, like everyone else would believe that our company is actually doing the best possible job. तो एक तो ये हमारा एक फोकस एरिया हो गया और एक हो गया जो इससे बड़ा फोकस एरिया है वो है इंडिया में आज के दिन कोई लिथियम आयन बैटरी प्रोड्यूस नहीं हो रही है। देयर इज जीरो, एवरीथिंग इज बीइंग इंपोर्टेड। लॉट्स ऑफ कंपनीज इंक्लूडिंग रिलायंस, ओला, अमर राजा, एक्साइड, बहुत सारी जो कंपनियां हैं इन्होंने गवर्नमेंट से PLI स्कीम साइन कर लिया है कि 2025 तक ये लिथियम आयन बैटरी यहाँ पे बनाएंगे। लिथियम आयन बैटरी को बनाने के लिए आपको 2 चीज चाहिए होती है, एक एनोड और एक कैथोड। ये बचपन में हमने सीखा था, अब जाके मैं वापस सीख रहा हूँ कि आपको दोनों एनोड कैथोड 2 चीजें यूज करनी पड़ती है। तो फॉर द एनोड पार्ट ऑफ लिथियम आयन बैटरी इज ग्रेफाइट पाउडर। So जैसे हम ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड वहां पे होता है which is used for that, here it is very fine micron of graphite powder coated with pitch and other materials and then mixed with stuff like silicon etc depending on the customer, extremely technical job. So इसका हमने last week ही अभी जब हम बैठे हैं इसका पिछले हफ्ते ही भूमि पूजा we started and we've taken 103 acres of land and this is going to be a 1800 crore investment और ये अगले जुलाई तक हमको चालू कर देना है। Next July 25. So work is on full swing. So this will be, I mean, we will supply to the Indian companies who make lithium ion battery. So these are the two very, very different things that we are doing. Textile में तो natural expansion चल ही रहा है। ग्राफाइट इलेक्ट्रोड में अभी हमने 1200 करोड़ रुपए का एक्सपेंशन किया है। सो दैट इज HEG में ग्राफाइट इलेक्ट्रोड में। सो टू टेक आवर वी हैव बिकम द सिंगल लार्जेस्ट ग्राफाइट इलेक्ट्रोड प्लांट इन द वर्ल्ड इन वन प्लेस। सो वो वहां पे तो ये चल ही रहा है। उसके अलावा ये 2 चीजें जो मैंने आपको बताई, वी आर ट्राइंग टू डू दैट। लिथियम का अभी हमारे जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, EV व्हीकल्स, उनकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आ रही है क्योंकि हम लोग इंपोर्ट करते हैं। करेक्ट। और बहुत सारी कंपनीज जैसा आप बता रहे थे कि ओला वगैरह, अमर राजा वगैरह, बहुत सारी कंपनीज है जो लिथियम पे इस पे वर्क कर रही है, उससे कॉस्टिंग में बहुत सेविंग होगी। एम आई राइट? राइट। सो कॉस्टिंग ऑफ लिथियम आयन बैटरी अपेरेंटली मैंने 1 साल में हैज ड्रास्टिकली कम डाउन बिकॉज पहले वो लिथियम प्राइसिंग को वो आर्टिफिशियली हाई रख रहे थे। अच्छा। लिथियम माइंस बहुत है दुनिया में, लेकिन आप अगर माइन को खोदोगे नहीं तो उसकी प्राइस तो हमेशा हाई रहेगी। तो नाउ मोर पीपल हैव गॉटन माइंस एंड इंडिया में भी है ना, इंडिया में जम्मू में माइन मिली है, बट वो 2027 से पहले ऑपरेट नहीं होगी। बट इंडिया में भी सम बिग कंपनीज आर गेटिंग इनटू लिथियम processing where they get the raw material which is core lithium and they process that and they will also sell it to the lithium ion battery manufacturers. हाई बजट प्लांट है प्रोसेसिंग करना इसका लिथियम का, हाई बजट प्लांट है इसमें, लेकिन सबसे हाई बजट है इसमें लिथियम आयन बैटरी प्लांट सेल बनाना। तो इसीलिए ओनली द बिग वंस आर डूइंग दैट। और उसमें करीब उसका 15 से 17% कॉस्ट ऑफ मेकिंग दैट सेल is the anode powder that we will provide. जो MSMEs है, छोटी कंपनीज है, वो 0 to 100 के सर्कल में ही कहीं ना कहीं घूमती है जिंदगी। मतलब 10 साल निकल जाते हैं, 20 साल निकल जाते हैं, बट उस चेन से बाहर नहीं आ पाते।
बहुत बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो 0 to 100, बिकॉज 0 to 100 इज द डिफिकल्ट फेज आई थिंक। 100 से 500 में जाना है वो भी डिफिकल्ट है, बट लेकिन आपको सपोर्ट मिलता है। 0 to 100 में यू डोंट गेट सपोर्ट फ्रॉम बैंक, यू डोंट गेट सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, देयर इज लॉट ऑफ कंपटीशन फ्रॉम बिगर कंपनीज, आपको क्रेडिट नहीं मिलता है, आप क्रेडिट दे नहीं पाते हो, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती है। मार्जिन आज के टाइम में मार्जिन बचता नहीं है। तो इस चेन में जो लोग भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, अगर वो रिलेट कर सकते हो इस चीज़ को, इस चेन में अगर कोई अटका हुआ है और वो ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो वो ग्रो कैसे करे? या तो उस बिजनेस को ही वाइंड अप करे और दूसरी बिजनेस देखे, और अगर इसको कर रहे तो कैसे ग्रो कर सकते हैं? ये एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो आप मेरे से पूछ रहे हो, लेकिन मेरे पास इसका राइट आंसर नहीं है। बिकॉज फॉर्चुनेटली आई वॉज ऑलवेज गिवन अ पोजिशन एंड आई हैव ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम अ पोजिशन जहाँ पे ये तकलीफ मुझे देखने को नहीं मिली। तो मैं मानता हूँ ये कि भाई कि ये मैं राइट आदमी नहीं हूँ ये आंसर करने के लिए, लेकिन इसमें भी मेरा ये कहना है कि भाई मैंने अपने कई दोस्तों को देखा है, कई दोस्तों को देखा है मैंने जिनसे मेरी बहुत बचपन की दोस्ती है, कि हर काम खुद करना चाहते हैं, लोगों पे ट्रस्ट नहीं है, सारे काम मैं खुद करूंगा, मैं जाऊंगा भी खुद, प्रोडक्शन के लिए भी खुद बात करूंगा, स्टॉक के लिए भी खुद बात करूंगा, बैंकर से भी खुद बात करूंगा। जब ये एक हो जाता है तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ी चीज है कि भाई बिकॉज यू कैन नॉट बी बेस्ट एट एवरीथिंग, समवन हैज टू बी बेटर देन यू फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर थिंग। एक तरह से आप बोल रहे हो लोग डेलीगेट नहीं करते हैं, हाँ करते हैं, और ये बिल्कुल सच भी है। हाँ, ये सही भी है, कुछ लेवल तक करना चाहिए भाई। मैं ये समझ सकता हूँ कि भाई जिस लेवल तक एक बड़ी कंपनी डेलीगेट कर सकती है उस लेवल तक एक छोटी कंपनी डेलीगेट नहीं कर सकती है, बिकॉज ऑफ फाइनेंसेस, बिकॉज ऑफ द रियलिटी ऑफ द बिजनेस। बट स्टिल यू शुड बी इन अ पोजिशन टू delegate some kind of work and look at other things. तो अब को ऑप्ट करना चाहिए दूसरे बिजनेस में, बिकॉज यू आर गिविंग योर टाइम जा रहा है, और अगर आपको ग्रोथ नहीं दिख रही है 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, एक हम ब्रेक इवन बोलते हैं कोई भी बिजनेस चालू करते हैं कि मिनिमम 4 साल मान के चलते हैं ब्रेक इवन, ठीक है, अच्छा ब्रेक इवन 2 साल, 2.5 साल, 3 साल लोग पकड़ते हैं। बट अगर 4 से 5 साल में ब्रेक इवन नहीं आता है और ऐसा लग रहा है, देन यू शुड ऑप्ट फॉर डिफरेंट बिजनेस। व्हाट डू यू थिंक? आई मीन ये तो एक सेल्फ गोल ही बनाने की बात है कि भाई आपके पास कितनी क्षमता है, कितने साल हैं उस बिजनेस को फाइनेंस करते रहने के लिए, उस बिजनेस का आप क्या ग्रोथ देख रहे हो, क्या अगले साल, बिकॉज जब भी आप प्लान बनाते हो लगता है कि यार अगला साल बेटर होगा, अगला साल बेटर होगा, अगले महीना बेटर होगा, इस टाइम में ये करूंगा। और ये आपके लिए नहीं है, ये छोटी कंपनी नहीं है, छोटी बड़ी का कुछ नहीं, बड़े कंपनियों में भी हम आज के दिन, आप RSWM की बात कर रहे हो हमारी कंपनी में, मुझे आज नहीं पता कि मेरे अगले महीने का प्रॉफिट क्या होगा, बिकॉज थिंग्स चेंज सो फास्ट। करेक्ट, राइट। वी हैव टेकन अ डिसीजन टू बी प्रूडेंट कि भाई कि 1-2 साल टेक्सटाइल में खराब भी निकल जाए तो कंपनी सर्वाइव करनी चाहिए। कितनी कंपनी NCLT केस बन गई है, बाहर चली गई है, बिकॉज दे वर नॉट able to survive the growth. So growth also, ये भी एक सीखने की बात है भाई, ये और ये एज से ही आप सीख सकते हो। आज से 10 साल पहले मैं ये नहीं बोल रहा होता, आज से 10 साल पहले ये फोकस यही होता कि ग्रोथ। Now the thing is how to grow and at the same time be have enough balance sheet to be strong enough कि अगर 2 साल भी खराब निकल गए तो आप अंडर नहीं जाओगे। So जिस स्टेज पे आप हो उस पे बिजनेस लीडर्स पॉलिटिक्स से दूर रहना पसंद करते हैं। दे डोंट वांट टू गेट इनटू लाइमलाइट, और जितना दूर रह सको उतना अच्छा है, ऐसा लोगों का सोचना है। करेक्ट। तो आपका क्या नजरिया है, आप पॉलिटिक्स को किस नजरिए से देखते हो? अगर सपोज और बिजनेस लीडर्स ये थॉट प्रोसेस चेंज करे तो क्या फायदा हो सकता है? देखिए, इसमें मुझे नहीं पता राइट आंसर क्या है। मैं अपने दिल की सुनता हूँ, मैं अपने दिल की दिमाग की सुनता हूँ, और मेरा दिल और दिमाग मेरे को ये कहता है कि यार आपके पास एक जीवन है, यू आर बोर्न वंस, आप बिजनेस में हो, आप बिजनेस में आप ठीक कर रहे हो, आप बिजनेस में अपना टाइम पूरा दे रहे हो, आप अपने फैमिली को अपना पूरा टाइम दे रहे हो। उसके बाद अगर पॉलिटिक्स आपका पैशन है, लोगों के साथ जुड़कर काम करना आपका पैशन है, तो सिर्फ इस रीजन के लिए कि आप बिजनेस में भी हो, वो पैशन को मैं पीछे नहीं जाने दूंगा। और मैं क्यों पीछे जाने दूंगा? मुझे किस बात का डर? अगर तो ये तो ऐसा हो कि मैंने कुछ गलत किया है,
बिजनेस में मैंने 50 चीजें गलत करी हैं या कुछ ऐसा घपला किया है या कुछ ये किया है, तब तो मुझे डर होना चाहिए कि भाई आप पॉलिटिक्स में मत जाओ, पीछे बैठे रहो। हमने 50 साल में कोई एक चीज भी, 1 रुपए का भी डिफॉल्ट नहीं किया है बैंक्स के साथ, ना किसी कस्टमर के साथ, ना कोई हमारे ऊपर, मतलब नथिंग, नो वन कैन पॉइंट आउट दैट वी हैव डन एनीथिंग रॉन्ग। तो फिर उसके बाद अगर मेरा पैशन है पॉलिटिक्स में और मैं जानता हूँ और ये मैं समझ सकता हूँ कि मैं लोगों के लिए अच्छा कर सकता हूँ, लोगों के साथ मिलकर अच्छा कर सकता हूँ, तो वो मैं क्यों ना करूँ। करेक्ट। बस एक फेयर रहता है, बहुत सारे बिजनेस लीडर्स है, शायद वो भी, उनकी भी इच्छा होती होगी, पर एक कहीं ना कहीं फियर रहता है कि यार नहीं, ये हमारे लिए ये जगह सही है। नहीं, फियर तो देखे रहे, फियर तो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ बिल्कुल कि आप क्या कह रहे हो, बट अगर आपको अंदर से विश्वास है कि आपने कुछ खराब नहीं किया है और आप एकदम निश्चिंत हो इस चीज के लिए कि भाई मैंने कुछ वैसे खराब नहीं किया है और मैं भला करने के लिए आया हूँ, मैं अगर पॉलिटिक्स में जाऊंगा, रिज्जू झुनझुनवाला अगर मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा तो 1 रुपए लगेंगे ही मेरे घर से, 1 रुपए आने नहीं वाले हैं मेरे घर पे, और ना मुझे वो चाहिए, और ना मेरे को, मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं पॉलिटिक्स में उनके लिए भी ये कर रहे हैं कि वो भी ना, भाई हम एक क्लीन पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, अलग पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, यूथ को आगे लाके पॉलिटिक्स करना चाहते हैं और एक डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। भाई कि ना आप इसमें आपका एकदम मोटिव क्लियर है कि आपको पॉलिटिक्स से बिजनेस में एक फायदा भी ना हो, आप पॉलिटिक्स इसलिए नहीं कर रहे हो कि आप बिजनेस में एक भी फायदा हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट या किसी और के लिए भी, आप सिर्फ और सिर्फ अच्छा काम करने के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हो। अगर आप इस बात के लिए क्लियर हो और आपका दिल इस बात से एब्सोल्युटली संतुष्ट हो, सेटिस्फाइड हो, फिर किसका डर यार। सो आप पॉलिटिक्स में सबसे पहला आपका गोल क्या है कि रिज्जू झुनझुनवाला पॉलिटिक्स में कोई पोस्ट पे आते हैं तो सबसे पहले ये चीज़ करनी है? बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जिनने 25 साल, 30 years, 35 years, 40 years, they have given their whole life to Congress, but now they are leaving the party. वन रीज़न समझ में आता है कि हमारे जो लीडर है, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, एक रीज़न वो है, वो हमारे यूथ हो चाहे ओल्ड एज, जो सबको इंस्पायर कर रहे हैं। बट जब आप किसी पार्टी से इतने टाइम से जुड़े हुए हो तो वो एक फैमिली बन जाती है। उस पार्टी को छोड़ना फिर एक बहुत हार्ड डिसीजन होता रहेगा। ये डिसीजन ऐसा, लोग क्यों पार्टी छोड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी अभी इस टाइम पे आकर सब लोग क्यों छोड़ रहे हैं जो इतने पुराने लोग थे? देखिए, आपने वर्ड यूज किया फैमिली, फैमिली को भी रिस्पेक्ट मेंटेन करनी होती है आपके लिए। जब वो एक तरफा हो जाती है और एक तरफा से रिस्पेक्ट ना आए तो फिर आप उसको फैमिली नहीं कह सकते। जहां तक मेरी बात है, आपने कहा तो क्योंकि ये पॉडकास्ट है और लोग आपके सुन रहे हैं और मैं कभी किसी चीज में कोई छुपा के बात नहीं करता हूं, तो मेरी चीज एब्सोल्युटली क्लियर है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा है और किया है कि अगले 30 साल भारत के लिए अमृतकाल है। इस अमृतकाल में अगर मुझे एज रिज्जू झुनझुनवाला कुछ भी अपनी छोटी सी भी छाप छोड़नी है या कुछ भी काम करना है या योगदान देना है इस अमृतकाल में, तो वो प्रधानमंत्री जी के साथ मिलके ही, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके ही हो सकता है। कांग्रेस की आपने बात करी, कांग्रेस ने भी अपने टाइम पे अच्छे काम किए होंगे, लेकिन मेरी ये सोच है कि आज की जो कांग्रेस है, मैं बात नहीं कर रहा कोई 30 साल 50 साल पुरानी कांग्रेस है, और आज की जो कांग्रेस है कहीं ना कहीं उसमें मुझे लगता है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि जो उद्योगपति हैं, चाहे छोटे उद्योगपति हो या बड़े उद्योगपति हो, उनकी थोड़ी उपेक्षा करी जाती है यहाँ पे। मतलब द लेवल ऑफ रिस्पेक्ट, जो एक आप उद्योगपति हो, तो एक कांग्रेस को बात समझनी पड़ेगी, हर उद्योगपति खराब नहीं होता। भाई आप उद्योगपति हो इसलिए आप खराब हो, इसलिए आप कुछ खराब करने आए हो, ये माइंडसेट से निकलना पड़ेगा। क्योंकि आई बिलीव कि इंडिया में अगर हमको ये अमृतकाल की जो बात कर रहे हैं, इसमें वेल्थ क्रिएट्स वेल्थ। जब तक आपको ऊपर वाले बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जब तक वो भी और बड़े नहीं बनेंगे तब तक उतना जॉब क्रिएशन नहीं होगा। आप शादी की बात कर रहे थे, हमने अंबानी की शादी में वहां पे देखा कि उनके जामनगर का, अगर आपने देखा वहां पे लास्ट डे पे 3 दिन का शो तो सबने देख लिया
कि ये आए हैं वो आए हैं सब बाहर से आए हैं। चौथे दिन पे उन्होंने अपने पूरे रिलायंस परिवार के लिए किया। 1 लाख लोग थे उधर, 1 लाख लोग थे उधर, और उनके लिए रिलायंस ने वहां पे वो किया। तो आज वो रिलायंस अगर नहीं होती तो वो 1 लाख लोग क्या कर रहे होते? वो 1 लाख लोग क्या एंटरप्रेन्योर बनते खुद? वो 1 लाख लोग क्या खुद कहीं और जाके नौकरी करते? तो हर एक पॉलिटिशियन खराब नहीं होता, ये हमें समझना पड़ेगा, इंडस्ट्री को ग्रो करना पड़ेगा। और हाँ, आपकी जो बात जो इंटरव्यू में निकल के आ रही है, जो मैं समझ रहा हूँ कि इट्स इक्वली इम्पोर्टेंट कि बड़ा आदमी तो बड़ा होए, लेकिन वो नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एमएसएमई। एमएसएमई के ऊपर भी बहुत फोकस करना पड़ेगा, जो मेरे ख्याल से ये सरकार कर रही है। अब इसको कैसे और ज्यादा जोर देके ताकि दोनों जगह ग्रोथ हो, तब इसका जाके फायदा निकलेगा। सो आई फील बिजनेस और पॉलिटिक्स में एक मेजर चीज है जो सेम है। बिजनेस में भी आपको बड़ा बनना है तो रिलेशंस मैटर करते हैं, चाहे कस्टमर के साथ हो, चाहे आपकी टीम के साथ हो, चाहे आप किसी के साथ भी हो, रिलेशंस बहुत मैटर करते हैं। और पॉलिटिक्स में भी सेम कि आपके जी सबसे पहली चीज जो सेम होनी होगी वो है नियत। आपकी चाहे बिजनेस में या पॉलिटिक्स में या घर पे या फैमिली के साथ, हर जगह आपकी नियत ठीक होनी पड़ेगी पहले। सारी चीजें बाद में खुद ही खुद फॉलो होके ठीक हो जाएंगी। आपकी नियत अगर बिजनेस में है कि मैं अच्छे से बिजनेस करूं, मेरे एम्प्लॉयज अच्छे से कमाएं, अच्छे से रहें, मेरे वहाँ लेबर का कोई प्रॉब्लम ना हो, मेरे वहाँ कस्टमरों को कोई प्रॉब्लम ना हो, बैंक का एक एक पैसा मैं वापस चुकाऊं प्रोजेक्ट में, तब जाके आपका बिजनेस अच्छा होगा और वो नियत से आएगा। पॉलिटिक्स में भी आपकी अगर नियत ये है कि भाई मैं पॉलिटिक्स से ना कमाऊं, मैं पॉलिटिक्स को के जरिए लोगों के लिए अच्छा काम करूं, तो आपकी नियत अच्छी रहेगी। और ये एवरीडे लाइफ में भी मैटर करती है हमारी करेक्ट नियत। और ये बहुत बड़ी चीज़ बोली आपने, जो नियत वाली चीज़ है। क्योंकि मैं अगर मेरी फर्स्ट जनरेशन मेरे दादाजी के टाइम पे देखूं, तब नियत पे बहुत ज़्यादा लोग बिलीव करते थे कि आपने छोड़ा, आपकी बात समझ में आई कि आपका रीज़न ये था। बट देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर इनटू पार्टी फ्रॉम लास्ट 30, 35, 40 ईयर्स, जो जिनने पार्टी को बड़ा करा है। ऐसे लोग अगर छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं तो या तो लीडर सही नहीं है, या आपके इंटरनल मैटर्स जो है वो सही नहीं है, और या आपके सामने जो है वो इतने अच्छे हैं और इतनी अच्छी उनकी लीडरशिप है और इतना इंस्पायरिंग उनकी लीडरशिप है कि आपको मजबूर होके वो करना ही पड़ रहा है। क्योंकि अगर आपकी नियत अच्छी है तो आप एक ही तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हो। एक ये भी भावना लोगों में आ गई है। तो इसलिए भी तो हर आदमी का देखिए अलग अलग रीजन होता है छोड़ने का, ज्वाइन करने का। मेरे पास भी कोई ये रीजन, मैंने कांग्रेस 2 साल पहले छोड़ी थी, मेरे पास भी आज के दिन रीजन कोई नहीं है कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता या कुछ नहीं करता। बट मेरे के दिमाग में था कि भाई प्रधानमंत्री मोदी जी को लास्ट 2 साल से टीवी पे सुनकर तो हर आदमी खुश हो रहा है, लेकिन अगर मेरा जैसा आदमी उनकी बातें सुन के उन चीजों को इम्प्लीमेंट करने में भागीदारी ना दे तो ये बहुत खराब बात है। घर बैठ के टीवी देख के सुन लिया और ताली बजा ली, उससे काम नहीं चलेगा। अगर मेरे जैसे लोग आगे आके काम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा आगे आके काम। आप नेहरू जी को काफ़ी एडमायर करते हैं और आप उनकी आइडियोलॉजीज़ को भी काफ़ी फॉलो करते हैं। उनसे इंस्पायर होकर आपने एक फाउंडेशन भी स्टार्ट करी, जवाहर फाउंडेशन, करेक्ट? सो क्या सर्विसेज आप क्या करते हो उस फाउंडेशन पे? तो जवाहर फाउंडेशन हमने चालू किया अजमेर में। जब मैंने लोकसभा इलेक्शन लड़ा था तब मैंने बोला था कि भाई ये मेरी प्रॉमिस है कि अगर मैं जीतूं या हारूं यहाँ से इलेक्शन, मेरा आपसे जुड़ाव किसी ना किसी उससे बना रहेगा। तो उसके 1 साल बाद हमने ये जवाहर फाउंडेशन चालू करी। 2020 में हमने जवाहर फाउंडेशन चालू करी। एंड सबसे बड़ा उसमें हमने जो चालू किया, सबसे अच्छा काम जो किया, वो मेरे मित्र यहाँ पे जो दिल्ली में गौतम गंभीर, जो बीजेपी से पॉलिटिशियन थे उस समय, तो नो ही इज नॉट इन्वॉल्व। तो उनसे बात हो रही थी, तो उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन्होंने ये चालू किया था कि फ्री में 400 लोगों का खाना, लंच हर दिन, ऐसे उन्होंने 2 सेंटर खोले थे। तो उनसे प्रभावित होके हमने इमीडिएटली वहाँ पे अजमेर में और भीलवाड़ा में ये खोला कि 1 रुपए में आपको खाना पूरा मिलेगा। इसका नाम हमने रखा स्वाभिमान भोज। 1 रुपए में और 1 रुपए इसलिए ले रहे हैं क्योंकि स्वाभिमान, आप पैसे दे के खा रहे हो,
आप मुफ्त में नहीं खा रहे हो। 1 रुपए में आपका स्वाभिमान, आप अपने स्वाभिमान को प्रोटेक्ट करके आपने पैसे दिए, 1 रुपए दिए हैं खाने के, और आपको पूरा पौष्टिक मिल रहा है उसमें खाना, जिसमें वो स्वाभिमान भोज आज देखते देखते राजस्थान में हमारे पास 10 हो गए हैं। तो भीलवाड़ा में करीब 5 स्वाभिमान भोज हम ऑपरेट कर रहे हैं, जयपुर में 1, बांसवाड़ा में 1 और अजमेर जिला में 3। सो ये बहुत सेटिस्फैक्शन की बात है कि भाई आप एवरीडे कितने लोग, आप महीने क्या मान लीजिए 60,000 मील के करीब हो जाते हैं। 60,000 या एवरीडे 400 इंटू नहीं मैंने गलत कह रहा हूँ, 300 इंटू 10 दिन के 3,000। हाँ तो वही दिन के 3,000 मील करीब, हाँ दिन के 3,000 तो 90,000 के करीब मील हो जाते हैं, कभी कम कभी थोड़े ज़्यादा। ये हम सर्व करते हैं, और ये अभी भी चल रहा है। ये अभी भी चल रहा है, और इसको तो और बढ़ाने की ज़रूरत है। एक और चीज़, और हमने बहुत काम किया जब कोरोना का टाइम आया, तो आई एम वेरी प्राउड कि हमारे चाहे जितने भी हमारे वर्कर थे इन द जवाहर फाउंडेशन, सबने इतना काम किया उस समय, और मतलब ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का, लोगों को यहाँ ले जाने का, सब कुछ करने का भीलवाड़ा और अजमेर में। तो कहीं ना कहीं अच्छी फीलिंग होती है कि भाई आपने इसको किया। एक स्वाभिमान शिक्षा भी हमने चालू करी है, जिसमें भी बहुत सारे, मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट की ट्रेनिंग क्लास 12 के लोग, क्लास 12 की लड़कियों को, लड़कों को, स्पेशली लड़कियों को क्लास 12 में माइक्रोसॉफ्ट की बेसिक ट्रेनिंग, जिसमें वो जब कॉलेज में जाएं तो उनको माइक्रोसॉफ्ट में कि जितने भी ऐप्स हैं उसमें सब में काम करने का, और उनको डिग्री मिलती है माइक्रोसॉफ्ट से, वो फ्री में करने का हमने चालू किया। और इसमें भी बहुत सारे, हमें करीब 1 लाख से ऊपर को हमने सर्टिफिकेट दिलाए। वाओ, डूइंग सो मच, दिस इज वेरी इंस्पायरिंग सर। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक टिपिकल इंटरव्यू वाला सवाल है, आपका आगे का क्या प्लान है? व्हाट नेक्स्ट फॉर रिजू झुनझुनवाला एज अ पॉलिटिकल लीडर और अ बिजनेस लीडर? देखिए, अभी मैंने बीजेपी ज्वाइन करी है 2 दिन पहले, so I cannot say that I have any political expectations or goals as far as that is concerned. Yes, I have said day before yesterday also to everyone कि पार्टी मेरे को जो मौका देगी, मैं उसको 100/100 निभाऊंगा। अगर पार्टी चाहती है कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूं, भीलवाड़ा से, अजमेर से, कहीं से भी, मैं पूरा करने को तैयार हूं, उसमें 100/100 करूंगा, और उसके अगले 5 साल भी पॉलिटिक्स में 100/100 काम करूंगा। अगर पार्टी टिकट नहीं देती है और कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी 100/100 करूंगा। ये हो गया मेरा पॉलिटिकल साइड पे। बट यस, डेफिनेटली इफ आई हैव जॉइंड बीजेपी, आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, एंड आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ डूइंग गुड। वो है मेरा एक एम्बिशन। और बिजनेस में हमने अभी लास्ट 2 साल में, I think we have taken on the largest investments that we have ever done as a group. टेक्सटाइल में अभी जम्मू में हमको एक प्लांट लगाने की सोच रहे हैं हम, एक बड़ा प्लांट जम्मू में लगाने की सोच रहे हैं। ये जो ग्राफाइट वाला मैंने आपको बोला एक्सपेंशन हुआ, ये सबसे बड़ा एक्सपेंशन हुआ है। ये जो अभी लिथियम आयन बैटरी पैक्स, फिर एनोड पाउडर, हॉस्पिटल्स, ये सारी चीज़ें आप देखें तो मिलके एक बहुत, मतलब इट्स अ वेरी सीरियस कमिटमेंट ऑन द हेड। But I am not bothered about it because I know I have got the best people running those. Expect 4,000 to 5,000 crore expansion plans. हाँ, तो सारा मिला के करीब आप closer to 3,500 crore, या 4,000 crore आप मान ही लो, expansion plans would have been completed by end of next year, end of 2025. Oh. So, and most of that on my head. Most of that I have initiated and I have done. Correct. Yes, that's why it's even more important कि भाई we have the right management structure in place and the right kind of, reviews in place. Reviews have become very important. So, business में I'm very, very, very excited to really grow. And I'm eagerly waiting that politics may also how I can really grow.
Okay. both. Like I'm full of energy right now. So थैंक यू सर. Thank you. आज जी. का ये एपिसोड आई थिंक बहुत मज़ेदार था और बहुत डिटेल में था. बहुत सारी चीज़ों के बारे में, आपकी जर्नी के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीख सकता है अगर कोई इस पॉडकास्ट को ढंग से देखेगा तो. सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्दर सक्सेस एंड आई होप आप पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छा करें, क्योंकि आपसे बात करने के बाद आई एम श्योर कि आपके जैसे लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है. Thank you, Saurabh. और हमारे जैसा यूथ, हमारे जैसे यंग जनरेशन मेजरली आप लोगों जैसे से ही इंस्पायर होते हैं. नहीं अच्छा, and I really would like to tell you that I like the aggression in you in while doing for your own business. The way you came up to me at my own at our own stall. I did not know you. You did not कोई email message कुछ नहीं था. But you just came up to me and you walked up to me and you asked me about this thing, and then we ended up doing this. So I think please maintain this. Thank you so much, sir. Thank you.